सूर्यो बड़ी मजबूती से मशीन को संभाले हुए था, अलबत्ता उसकी नजरें मीटर पर जमी हुई थी। फिर सुई जैसे ही एक सुर हिंसे पर पहुंची, सूर्यो ने ड्रैगन बटन से उंगली हटा ली और मशीन खामोश हो गई। इसके साथ ही मीटर पर हरकत करने वाली सुई भी उसी लम्हे सुर हिंसे पर चिपक गई। सूर्यो ने घास से मशीन को थामा और दूसरा हाथ जेब में डालकर उसने एक कैप्सूल नुमा नलकी निकाली। इस नलकी में नीले रंग के महलूल के चंद कतरे नजर आ रहे थे। कैप्सूल का एक सिरा ड्रॉपर की तरह बिल्कुल बारीक था। सूर्यो ने कैप्सूल का बारीक सिरा मशीन के ऊपर मौजूद एक बारीक से सुराख में फिट किया और फिर कैप्सूल यूं दबाने लगा जैसे ड्रॉपर को दबाया जाता है। उसके दबाते ही कतरा तेजी से कैप्सूल से गायब होने लगे। चंद लम्हों बाद कैप्सूल खाली हो गया तो सूर्यो ने कैप्सूल को अलहदा करके दोबारा अपनी जेब में डाल लिया। उसके बाद उसने मशीन के ऊपर लगी हुई एक छोटी सी चरखी को घुमाया और फिर ड्रैगन बटन दबा दिया। मशीन एक बार फिर चलने लगी। इस बार उसका हाथ ऊंचा होने लग गया और इसके साथ ही सुई भी तेजी से वापसी का सफर करने लगी। चंद लम्हों बाद सुई एक झटके से बाहर आ गई और उसके साथ ही मीटर की सुई भी सिफर पर पहुंचकर रुक गई। सूर्यो ने एक तवील सांस लेते हुए ड्रैगन बटन से उंगली हटाई और मशीन को उसने मेज पर रख दिया। खुद एक तरफ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। काम सही हो गया है ना? ट्रेसी ने पूछा। 100% दुरुस्त हुआ है। अब खुर्शीद मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में रहेगा, सूर्यो ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और फिर वो उठकर दोबारा बिस्तर की तरफ बढ़ा। उसने फर्श पर पड़ा हुआ थैला उठाया और तमाम सामान उसमें भरना शुरू कर दिया। फिर थैले की जिप लगाकर उसे मेज पर रखा और कुर्सी उठाकर उसने बिस्तर के करीब खुर्शीद के बिल्कुल नज़दीक रखी और उसने एक हाथ खुर्शीद की पेशानी पर इस तरह रखा जैसे वो हाथ चेक कर रहा हो। खुर्शीद की पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे और उसका सांस भी पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ चल रहा था। ये अभी होश में आ जाएगा ट्रेसी, और अब तुमने इससे मज़ीद मालूमात हासिल करनी है। मैं फ़िलहाल सामने नहीं आना चाहता, सूर्यो ने कुर्सी से उठते हुए कहा और ट्रेसी सर हिलाती हुई उठी और सूर्यो वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। सूर्यो बैग उठाए मुल्हिका कमरे में चला गया। तुम होश में आ रहे हो खुर्शीद, तुम होश में आ रहे हो, लेकिन तुम्हारा जहन हमारे कंट्रोल में रहेगा। तुम होश में आ रहे हो खुर्शीद, ट्रेसी ने मुंह आगे करके आहिस्ता आहिस्ता लेकिन बावकार लहजे में कहना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर इस वक्त बेपनाह संजीदगी थी और वो बार बार यही फिक्रें दोहराती रही। 4 लम्हों बाद ही खुर्शीद ने आंखें खोल दी, लेकिन उसकी आंखों की चमक बेहद मदहम थी। यूं लगता था जैसे वो ट्रांस में हो। खुर्शीद, तुम्हारा जहन मेरे कंट्रोल में है, ट्रेसी ने उसको आंखें खोलते ही कहा। हाँ, मेरा जहन तुम्हारे कंट्रोल में है, खुर्शीद की मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी। खुर्शीद, क्या तुमने मेन पावर जनरेटर देखा है? ट्रेसी ने पूछा। हाँ, मैंने देखा है, खुर्शीद ने जवाब दिया। वो कहाँ नस्ब है? ट्रेसी ने पूछा। वो ऑयल रिफाइनरी के नीचे एक तहखाने में नस्ब है, खुर्शीद ने जवाब दिया। क्या पाइपलाइन का मेन मरकज़ भी वहीं है? ट्रेसी ने पूछा। हाँ, वही है, खुर्शीद ने जवाब दिया। और वहाँ से तेल के कुएं का फासला कितना है? ट्रेसी ने पूछा। तेल का मरकजी कुआं भी नज़दीक है, तकरीबन 50 गज के फासले पर है, खुर्शीद ने कहा। इस तहखाने में और तेल के कुएं के दरमियान कोई हिफाजती दीवार है? ट्रेसी ने पूछा। हाँ, स्लाकियम स्लाइड से एक दीवार बनाई गई है, खुर्शीद ने जवाब दिया। इस मेन पावर जनरेटर का इंचार्ज कौन है? ट्रेसी ने जवाब दिया। उसका इंचार्ज जमशेद आगा है, चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, खुर्शीद ने जवाब दिया। क्या वो तुम्हारा वाकिफ या दोस्त है? ट्रेसी ने पूछा। हाँ, वो मेरा दोस्त है और वो मेरा क्लास फेलो रहा है, खुर्शीद ने जवाब दिया। और ट्रेसी का चेहरा उसका जवाब सुनकर मुसर्रत से खिल उठा, जैसे उसे ये जवाब सुनकर हफ्ते अकलीम की दौलत मिल गई हो। वो कहाँ रहता है? ट्रेसी ने पूछा। कॉलोनी नंबर 1 में, खुर्शीद ने जवाब दिया। क्या तुम उसे यहाँ बुला सकते हो? ट्रेसी ने पूछा। वो नहीं आएगा, वो ड्यूटी छोड़कर कभी नहीं आता, उसकी ड्यूटी रात को होती है, खुर्शीद ने कहा। क्या तुम उसे ऑयल फील्ड से बाहर किसी जगह बुला सकते हो, किसी तफरीह के लिए? ट्रेसी ने पूछा। हाँ, वो अक्सर मेरे साथ जाता रहता है, खुर्शीद ने कहा। उसका कदोकामत और शक्लो सूरत तफसील से बताओ, ट्रेसी ने पूछा। और जवाब में खुर्शीद ने उसके कदोकामत और हुलिये की तफसील बताना शुरू कर दी। वो शादीशुदा है? ट्रेसी ने पूछा। हाँ, वो शादीशुदा है, लेकिन आजकल उसकी बीवी डिलीवरी के सिलसिले में अपने मेके गई हुई है। आजकल वो अकेला ही है घर में, खुर्शीद ने तफसील बताते हुए कहा। गुड, ट्रेसी ने बेख्तियार हंसते हुए कहा। खुर्शीद, अब तुम सो जाओगे, गहरी नींद सो जाओगे और सुबह 6 बजे खुद जाग जाओगे। फिर तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, तुम पहले जैसे खुर्शीद होगे। ट्रेसी ने दोबारा सजेशन देने शुरू कर दिए और खुर्शीद ने आंखें बंद कर लीं। ट्रेसी बार बार यही फिक्रा दोहराती रही। जब उसने महसूस किया कि खुर्शीद गहरी नींद सो गया है तो वो एक तवील सांस लेते हुए उठ खड़ी हुई। गुड, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वो जमशेद आगा आजकल अकेला रहता है। उसी लम्हे स्टूडियो कमरे में दाखिल हुआ। वो शायद साथ वाले कमरे में बैठा इन दोनों के दरमियान होने वाली बातचीत सुन रहा था और मेरा ख्याल है उसका कदोकामत बास मोशे से मिलता जुलता है, ट्रेसी ने कहा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था और ये बात हमारे हक में जाती है। अब उसका कंट्रोल भी तो बास ने संभालना है। अगर बास आगा पाशा बन गया तो मिशन ज़्यादा आसानी से पूरा हो जाएगा, स्टूडियो ने जवाब दिया। अच्छा, अब 11 बज गए हैं, सुबह 6 बजे जब ये जागेगा तो मैं इसे मजबूर कर दूंगी कि वो मुझे छोड़ आए। तुम 6 बजे से पहले डिग्गी में पहुंच जाना, ट्रेसी ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। ठीक है, लेकिन अभी 6 बजने में बड़ा वक्त है। आओ ज़रा ड्राइंग रूम में।
सूर्य ने मुस्कुराते हुए ट्रेसी का बाजू पकड़कर कहा और ट्रेसी हंसते हुए उसके साथ ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ती चली गई। इमरान के चेहरे पर बेपनाह संजीदगी थी। इस वक्त अगर उसे कोई देखता तो यकीन ही नहीं कर सकता था कि ये वही इमरान है जिसके चेहरे पर हर वक्त हमाकतों का आबशार बहता है। मेज़ की दूसरी तरफ ब्लैक ज़ीरो खामोश बैठा हुआ था। अचानक मेज़ पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और इमरान ने ब्लैक ज़ीरो से पहले हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2। इमरान की गराहट आमेज आवाज़ सुनाई दी। जूलिया स्पीकिंग सर। दूसरी तरफ से जूलिया की सहमी हुई आवाज़ सुनाई दी। वो शायद X2 की गराहट से ही सहम गई थी। क्या रिपोर्ट है? इमरान के लहजा बदस्तूर सख्त था। सर, सिर्फ तनवीर ने रिपोर्ट दी है कि उसने 3 गैर मुल्कियों को जो एक सियारा की कार में थे कैफ़े पाइंस से निकलते हुए देखा। कार पर नंबर प्लेट मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से तनवीर मशकूक हुआ। उसने इन गैर मुल्कियों का ताक़ुब किया लेकिन एक ट्रैफिक चेकिंग के दौरान वो फंस गया और कार निकल गई। अब वो इस कार को तलाश कर रहा है, जूलिया ने रिपोर्ट देते हुए कहा। कैफ़े पाइंस से मालूमात की तुमने? इमरान ने पूछा। ये सर, मैंने सदीकी को वहाँ भेजा था। उसने बताया है कि कैफ़े पाइंस मुजरिमों का गढ़ है। उसका मालिक मशहूर गुंडा फ्रैंकी है, जिसे फ्रैंकी शैतान के नाम से पुकारा जाता है। वहाँ अक्सर गैर मुल्की आते जाते रहते हैं। फ्रैंकी शैतान हर किस्म के ज़ेरे ज़मीन जराइम में मुलविस बताया जाता है, जूलिया ने जवाब दिया। गुड, अच्छी रिपोर्ट है। तमाम मेंबरों को कह दो कि वो मशकूक अफराद की तलाश जारी रखें, खास तौर पर अहम मराकज़ की निगरानी करें, इमरान ने कहा। बेहतर सर, दूसरी तरफ से जूलिया ने मुख्तसर लफ्ज़ों में जवाब देते हुए कहा और इमरान ने बगैर कोई जवाब दिए रिसीवर रख दिया। इस फ्रैंकी शैतान को नेक बनाना पड़ेगा, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। हो सकता है वो इस गैर मुल्की तंजीम के लिए काम कर रहा हो, मैंने भी उसका नाम सुना है। हादसा खतरनाक आदमी है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। और किसी मसले में मुलविस हो या ना हो, वज़ीर दाखिला के कत्ल में मुलविस हो सकता है क्योंकि चपरासी के रूप में अंदर जाने वाला कातिल यकीनन मुकामी था। वो बड़े सही लहजे में मुकामी ज़ुबान बोल रहा था, इमरान ने कहा। और वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तुम ज़रा मुहतात रहना, मुझे बहुत बड़े खतरे की बू आ रही है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता ऑपरेशन रूम से बाहर चला गया। चंद लम्हों बाद इमरान की कार दानिश मंजिल से निकलकर कैफ़े पाइंस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। गुज़िश्ता दिनों से वो अपने असल हुलिये में शहर की गश्त कर रहा था ताकि उस पर हमला करने वाले मुलजिम दोबारा सामने आएं, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आया था। उसने दानिश मंजिल पहुंचते ही टाइगर को होटल जरताज से अपनी कार लेकर आने के लिए कहा था और साथ ही सफदर को कार की निगरानी के लिए भेजा था। उसका ख्याल था कि मुजरिम हमले में नाकामी के बाद यकीनन उसकी कार की निगरानी करेंगे, लेकिन कुछ भी ना हुआ। और फिर पे दर पे मुल्क में ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए कि मुल्क में जैसे भूचाल सा आ गया। डैम, यूके यूनिट, बिजली घर, पुल की यके बाद दिगरी तबाही, वज़ीर दाखिला अफजाल हुसैन का भयानक कत्ल, इस सब ने पूरे दारुल हुकूमत में खौफ व हरास फैला दिया था। सदर मुमलिकत ने हंगामी मीटिंग कॉल की और इस मीटिंग में ये केस बाकायदा सीक्रेट सर्विस को ट्रांसफ़र कर दिया गया। सर रहमान की मुरतब करदा रिपोर्ट भी X2 के हवाले कर दी गई और हंगामी हालात की बिना पर इंटेलिजेंस और पुलिस को बराह रास्त सीक्रेट सर्विस के मातहत कर दिया गया। लेकिन इमरान अपने तौर पर काम करने का कायल था, इसीलिए उसने इंटेलिजेंस और पुलिस को सिर्फ इतनी हदायत की कि वो हम मरकज़ की निगरानी कराते रहें और बस। इसके अलावा उसने पूरी सीक्रेट सर्विस को शहर में फैला दिया था। चूँकि डैम की तबाही में गैर मुल्की मुलविस थे, इसीलिए उसने गैर मुल्कियों पर खसूसी नज़र रखने की हदायत की थी। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत चूँकि बैनुल अक़वामी अहमियत का शहर था, इसलिए यहाँ गैर मुल्की कसीर तादाद में हर वक्त नज़र आते रहते थे, इसीलिए ये काम और भी ज़्यादा कठिन हो गया था। लेकिन इमरान के सामने अब इसके सिवा और कोई सूरत भी बाकी नहीं रही थी कि वो निगरानी कराए। कैफ़े पाइंस एबट रोड के इंतहाई शुमाली कोने में वाक़ था। बज़ाहिर ही एक मामूली सा कैफ़े नज़र आता था जिस पर गंदा और पुराना सा बोर्ड लटक रहा था, लेकिन इमरान जानता था किसके नीचे खुफिया तहखानों में हर किस्म का गैर कानूनी धंधा किया जाता है। वो फ्रैंकी शैतान को भी अच्छी तरह जानता था कि वो गुंडों की इस नस्ल से है जो अपने मुकाबिल को तिनके की हैसियत भी नहीं देते। चूँकि आज तक किसी केस में फ्रैंकी बराह रास्त मुलविस साबित नहीं हुआ था, इसीलिए इमरान का टकराव बराह रास्त फ्रैंकी से नहीं हुआ था। इमरान अक्सर फारिग औकात में वहाँ जाता रहता था, इसीलिए फ्रैंकी भी उसे एक आम से मसरे से ज़्यादा नहीं जानता था। फ्रैंकी 2 साल कबल दारुल हुकूमत में वाल्द हुआ था और उसने ये क्लब अपने पुराने मालिक से खरीद कर यहाँ गैर कानूनी धंधा शुरू किया था और इन 2 सालों में इसने अच्छे हाथ से पैर जमा लिए थे, लेकिन वो खुद सामने नहीं आता था, इसलिए अब तक वो सीक्रेट सर्विस की इज्जत से बचा हुआ था। और इमरान की फितरत थी कि वो बगैर किसी मकसद के किसी को छेड़ता नहीं था। लेकिन मौजूदा हालात में तनवीर की रिपोर्ट ने उसके दिल में यकीन डाल दिया था कि फ्रैंकी जैसा आदमी यकीनन इस बड़े धंधे में मुलविस हो सकता है, इसलिए उस बार उसने फ्रैंकी से बात करने का फैसला कर लिया था। वैसे भी वो जल्द अज जल्द कोई ऐसा क्लू चाहता था जिस पर काम को आगे बढ़ाया जा सके, वरना मुजरिम जिस रफ्तार से तबाही बचा रहे थे, इससे तो जाहिर यही होता था कि अगर उन्हें मजीद कुछ दिनों की मोहलत मिल गई तो वो पूरे दारुल हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देंगे। कैफ़े पाइन से ज़रा आगे कमर्शियल सेंटर के सामने मौजूद पार्किंग में उसने अपनी कार रोकी और फिर नीचे उतरकर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता वापस कैफ़े पाइंस की तरफ बढ़ता चला आया। अब उसके चेहरे पर एक बार फिर हमाकतों की तय चढ़ गई थी।
اور سنجیدگی سطح کے نیچے کہیں چھپ چکی تھی، البتہ اس کا لباس اس بار قدرے سلیقے کا تھا۔ کیفے کا بڑا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر تنگ سے ہال میں کہکہوں اور باتوں کا بے ہنگم شور باہر تک سنائی دے رہا تھا، اور شور کے ساتھ ساتھ منشیات کی محسوس بو نے بھی پورے علاقے کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا۔ عمران سر جھٹکتا ہوا کیفے میں داخل ہوا۔ تانگ اور گھٹے ہوئے ماحول میں بیٹھے ہوئے نچلے درجے کے گنڈے نما لوگ اسے یوں محسوس ہو رہے تھے جیسے بدروحیں ہوں۔ پورے ہال میں نیلے رنگ کا دھواں سا پھیلا ہوا تھا۔ یہ منشیات سے بھرے ہوئے سگریٹوں سے نکلنے والا دھواں تھا۔ چہرے پر چونے کی طرح تھوپا ہوا میک اپ لیے بازاری عورتیں تقریباً ہر میز پر موجود تھیں۔ عمران چند لمحے آنکھیں پھاڑے ہال کو دیکھتا رہا، پھر کندھے چٹکتا ہوا ایک کاؤنٹر کی طرف مڑ گیا۔ یہاں سانڈ کی طرح پھیلے ہوئے جسم کا مالک ایک کانا آدمی موجود تھا۔ اس نے ایک آنکھ پر سیاہ پٹی باندھ رکھی تھی۔ اس کا سر انڈے کی طرح شفاف تھا اور شاید سر کو چمکانے کے لیے اس نے اس پر تیل لگا رکھا تھا، کیونکہ اس کی عین سر پر لٹکے ہوئے بلب کی روشنی میں اس کی کھوپڑی سٹین لیس اسٹیل برتن کی طرح چمک رہی تھی۔ السلام علیکم جناب یکچشم گل صاحب، عمران نے اس کے قریب پہنچ کر احمقانہ انداز میں کہا۔ کیا چاہیے؟ یکچشم گل نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں پوچھا۔ اسے شاید گاڑی اردو نہیں آتی تھی، اس لیے وہ یکچشم کا مطلب ہی نہ سمجھ سکا تھا، ورنہ اگر عمران اسے یکچشم گل کی بجائے صرف کانا کہہ دیتا تو یقیناً وہ آپے سے باہر ہو چکا ہوتا۔ کیا آپ شیطان کے چیلے ہیں حضور؟ عمران نے مسمع سے لہجے میں پوچھا۔ کیا بکتے ہو، نکل جاؤ یہاں سے ورنہ چپت مار کر کھوپڑی توڑ دوں گا، یکچشم گل نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ جج جناب آپ ناراض ہو گئے ہیں، میرا مطلب فرینکی شیطان سے تھا۔ عمران کے لہجے اور چہرے سے یکلہت شدید خوف امڑنے لگا تھا۔ تم نے باس کو شیطان کہا، اور وہ بھی گہری کے سامنے؟ اب موت تمہارا مقدر بن چکی ہے، یکچشم گل جس کا نام شاید گہری تھا غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے کاؤنٹر پر پڑی ہوئی خالی بوتل بجلی کی سی تیزی سے اٹھائی اور عمران کے سر پر دے ماری۔ عمران تو بڑی پھرتی سے جھک گیا، البتہ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ایک بیرے کے کاندھے پر بوتل پوری قوت سے پڑی اور بیرا چیخ مار کر فرش پر گر پڑا۔ اچھا میں سمجھ گیا، تو تم بوتل کے جن ہو تو جناب جن صاحب، عمران نے سیدھا ہوتے ہی بڑا سادہ سے لہجے میں کہا، اور گیری کا غصہ اب آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا۔ وہ اچھل کر کاؤنٹر سے باہر آ گیا تھا، اس کا بلڈ ڈاگ جیسا چہرہ غصے کی شدت سے بری طرح بگڑ گیا تھا۔ ارے تم ابھی سے باہر آ گئے، ابھی تو میں نے تمہیں بلایا ہی نہیں، عمران نے تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ وہ بہرا جس کے کاندھے پر بوتل لگی تھی وہ گیری کو اس طرح غصے میں دیکھ کر خوفزدہ انداز میں اٹھ کر دور بھاگ گیا۔ ہال میں گونجنے والے کہکہے یکلہت تھم گئے اور تقریباً ہر شخص اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ان سب کے چہرے بتا رہے تھے کہ انہیں عمران کی بھیانک موت کا یقین ہو چکا ہے۔ الو کے پٹھے، تمہاری یہ جرت؟ گیری گراتا ہوا عمران کی طرف جھپٹا۔ الو کا پٹھا؟ اچھا نام ہے تمہارا تو فرینکی الو ہوا، بہت خوب، عمران نے یوں سادہ سے لہجے میں کہا جیسے اسے صورتحال کی نزاکت کا احساس نہ ہو۔ دوسرے لمحے گیری چیختا ہوا عمران پر جھپٹ پڑا۔ عمران منہ اٹھائے اپنی جگہ کھڑا رہا جیسے اسے حیرت ہو رہی ہو کہ آخر سانڈ نما شخص آخر اچھل کیوں رہا ہے، مگر جیسے ہی گیری عمران کے اوپر آیا، عمران کے دونوں ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئے اور سانڈ نما گیری بری طرح چیختا ہوا اس کے سر کے اوپر سے ہو کر ہال میں موجود ایک میز کے اوپر سر کے بل جا گرا۔ اس کی شفاف کھوپڑی پوری قوت سے میز پر لگی اور میز ایک زوردار کڑاکے سے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ گیری چیختا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اس کی کھوپڑی پر سے خون کی لکیر سی بہہ کر اس کے چہرے کی طرف آنے لگی، شاید اسے کوئی کیل لگی تھی، اور اٹھتے ہی گیری نے بڑی پھرتی سے خنجر نکال لیا۔ خنجر کافی بڑے پھل کا تھا۔ اب گیری کا چہرہ غضب اور غصے کی شدت سے سیاہ پڑ گیا تھا اور ہال میں موجود افراد نے سانس روک لیے۔ تمام بیرے ایک طرف سمٹ چکے تھے اور انہوں نے گیری کے لیے خاص جگہ چھوڑ دی تھی۔ کتے کے بچے، میں تمہارے ٹوٹے کر دوں گا، گیری نے خنجر کو ہاتھ میں تولتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اچھا، فرینکی الو کی بجائے کتا بن گیا، ابھی تو تمہاری کھوپڑی ایک بار میز سے لگی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور ہال میں موجود ہر فرد کی نظریں عمران کے چہرے پر جم گئیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ احمق سا نوجوان گیری کو اس طرح پٹکنے کے بعد اس طرح اطمینان سے کھڑا بھی رہ سکتا ہے۔ اسی لمحے ایک بیرا تیزی سے گیری کے قریب آیا۔ اس نے گیری کو کچھ بتانے کی کوشش کی، لیکن گیری بڑے غضبناک انداز میں مڑا اور بیرا اچھل کر دور 2 قدم جا گرا۔ گیری کا ایک زوردار تھپڑ بیرے کے چہرے پر پڑا تھا۔ اب گیری ہاتھ میں خنجر پکڑے عمران کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بار اس کے انداز میں احتیاط تھی، اس کے خنجر پکڑنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے خنجر زنی میں مہارت کا دعویٰ ہے۔ ارے یہ تو خنجر تیز نظر آتا ہے، دھیان رکھنا کہیں تمہاری انگلی ہی نہ کٹ جائے، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں گیری کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور ہال میں دبے دبے کہکہے گونج اٹھے۔ ان کہکہوں نے جیسے جلدی پر تیل کا کام کیا اور گیری کے پیروں میں جیسے سپرنگ لگ گئے ہوں۔ اس نے انتہائی مہارت بھرے انداز میں عمران پر خنجر کا وار کیا، لیکن اب بیچارے گیری کو کیا معلوم تھا کہ اس کا مقابلہ عمران سے ہے، ورنہ اسے حقیقتاً کوئی احمق آدمی سمجھ رہا تھا۔ جیسے ہی گیری نے حملہ کیا، عمران نے تیزی سے اپنے جسم کو ایک طرف جھکایا اور دوسرے لمحے اس کا بایاں ہاتھ حرکت میں آیا
اور گیری چیختا ہوا کسی بھپرے ہوئے سانڈ کی طرح دوڑتا ہوا سیدھا جا کے کاؤنٹر سے ٹکرایا، جو کہ خنجر کا وار کرتے ہوئے وہ جھک چکا تھا۔ اس لیے عمران کے دائیں ہاتھ کی زبردست جھپکی نے اسے اتنی قوت سے آگے بڑھایا تھا کہ کاؤنٹر سے ٹکرانے تک وہ سنبھل ہی نہ سکا۔ اس کا سر پوری قوت سے کاؤنٹر سے ٹکرایا۔ دوسرے لمحے کاؤنٹر ہارڈ بورڈ کی دیوار اس کے سر کی بے پناہ ضرب سے ٹوٹ گئی۔ گیری کندھوں تک کاؤنٹر کے اندر گھستا چلا گیا۔ یہ اتنی دلچسپ صورتحال تھی کہ پورا ہال قہقہوں سے گونج اٹھا، جبکہ عمران بڑے اطمینان سے خنجر ہاتھ میں پکڑے اس کی دھار پر انگلی پھیر رہا تھا، چیک کر رہا ہو کہ وہ واقعی تیز بھی ہے یا نہیں۔ اور پھر بیک وقت دو دھماکے ہوئے، ایک تو کاؤنٹر کا اور اس پر موجود سامان گرنے کا تھا۔ گیری نے بڑے وحشت بھرے انداز میں کاؤنٹر سے نکلنے کے لیے زور لگایا تھا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ باہر تو آ گیا، لیکن کاؤنٹر سامان سمیت اچھل کر بائیں طرف کی دیوار سے جا ٹکرایا اور دوسرا دھماکہ بلکہ چناکہ خنجر کے فرش پر گرنے کا ہوا۔ عمران نے اسے یکلہت ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا، جیسے کہ اس کے ہاتھ میں اچانک بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ باپ رے، یہ تو واقعی تیز اور اصلی خنجر ہے، عمران نے خوفزدہ لہجے میں کہا اور بے اختیار اچھل کر پیچھے ہٹا۔ اور اس طرح پیچھے ہٹنا ہی اس کے لیے بہتر ثابت ہوا، کیونکہ گیری ایک بار پھر اس پر چھلانگ لگا چکا تھا اور عمران کس طرح پیچھے ہٹنے سے وہ سنبھلے بغیر عمران کے قدموں میں ایک زوردار دھماکے سے آ گرا۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے کر کے اپنے چہرے کو تو پچکنے سے بچا لیا، لیکن اس انداز میں نیچے گرنے کی وجہ سے وہ تیزی سے اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ ارے یار، تم نے کیا اٹھک بیٹھک لگا رکھی ہے، ہاں وقت ضائع کر رہے ہو، عمران نے اس بار بیزار سے لہجے میں کہا۔